गुड इवनिंग दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन इस वीडियो में राजस्थान पत्रिका में जो एग्जाम गाइड क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही इस टॉपिक में जो एग्जाम गाइड क्वेश्चन में दे रखे हैं मुस्लिम लीग और जो अपना जो विटामिन क्या होते हैं उनके बारे में लेक्चर में चर्चा करेंगे। साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट से रिलेटेड उसके बारे में भी यहाँ पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? दोस्तों, जो अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो स्टार्टअप को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। सरकार एक प्रोग्राम भी लेके आई थी स्टार्टअप इंडिया का 2015 में। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर स्टार्टअप की संख्याओं का निर्माण किया है। तो स्टार्टअप नेतृत्व प्रदान करने वाली महिलाओं में जो शीर्ष स्थान रखता है वो अपना बेंगलुरु है। दोस्तों, बेंगलुरु की महिलाओं ने स्टार्टअप में के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और वो देश में शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? दोस्तों, हाल ही में जो अपने वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, इसमें दो खिलाड़ी डेविड वार्नर और रोहित शर्मा ने 1000 से अधिक रनों का रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन है, नवा भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बताइए, मुंबई, भोपाल, गांधीनगर और फरीदाबाद में से कौन सा क्षेत्र है जहां पर जो अपना नवा इंटरनेशनल जो विज्ञान महोत्सव है उसका आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों, यह आयोजन है अपने फरीदाबाद में किया जाएगा। फरीदाबाद अपने इसमें स्थित है हरियाणा में। बात करते हैं इस महोत्सव के बारे में। तो यह महोत्सव है 17 से 20 जनवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। अभी 2024 आएगा, उसमें 17 से 20 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का, जो कि ये इसका जो नवा संस्करण है उसका आयोजन किया जाएगा। और इसका आयोजन है अपने हरियाणा के फरीदाबाद जिले में किया जाएगा। दोस्तों, यह आयोजन है हरियाणा के फरीदाबाद में जो ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, साथ ही जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, उन दोनों के द्वारा मिलकर इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? जो जैव प्रौद्योगिकी केंद्र है हरियाणा का फरीदाबाद में स्थित है, वहां पर आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? ये किया जाएगा ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट तथा अपना जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा किया जाएगा 17 से 20 नवंबर 2024 में। दोस्तों, इसके विषय की बात करें, इसकी थीम की बात करें तो इसका विषय है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो विकास है वो सार्वजनिक लोक संपर्क में बढ़ाना। दोस्तों, इसका प्रमुख उद्देश्य है व्यापक स्तर पर जो विज्ञान है उसमें लोगों को प्रेरित करना। जो लोग है विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी में आगे आ सके, छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक और जो रिसर्च करने वाले लोग हैं, साथ ही उद्योगों और जो उद्यमी है उनको, और विज्ञान के स्तर पर जो काम करते हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए साइंस और प्रौद्योगिकी में रिसर्च करने के लिए यह मंच है उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा जहां पर ये लोग अपनी बहुत सारी चीजों को सीख सकेंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, इसका इस बार इसके 8 संस्करणों का आयोजन हो चुका है और इसका पहला संस्करण है वो 2015 में आयोजित किया गया था। 2015 से 2023 तक इसके 8 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। अभी होने वाला है वो नवा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव होगा अपने फरीदाबाद हरियाणा में। दोस्तों, 2021 में जो अपना स्पेस डेवलपमेंट है तथा जो अपना न्यूक्लियर एनर्जी विभाग है अर्थात अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग है, इसको भी इसके में शामिल कर लिया गया था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो विभाग है इसमें इन दोनों को शामिल कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 54
IFFI में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। तो बताइए इंटरनेशनल जूरी पैनल का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? तो दोस्तों अपने जो शेखर कपूर हैं उनको इसका अध्यक्ष चुना गया है। किसे? शेखर कपूर को। अपना 5वां क्वेश्चन है, मुबारक महल जयपुर में किसने बनवाया था? दोस्तों मुबारक महल है वो अपना जयपुर का जो सिटी पैलेस है, आपने देखा होगा सिटी पैलेस, एक बहुत अच्छी फेमस जगह है, वहां पर उसी में स्थित है एक मुबारक महल, जिसका निर्माण जयपुर के शासक, बताइए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने, राम सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या फिर माधो सिंह ने? दोस्तों इसका निर्माण करवाया था अपने माधो सिंह सेकंड ने। ठीक है, मुबारक महल है वो जयपुर में स्थित है, जिसके निर्माता है सवाई माधो सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा डांस है वो मध्य प्रदेश का नहीं है? तो ये तो आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा डांस नहीं है। कर्मा, बिहू, चटकोरा और राय में से कौन सा डांस है जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो दोस्तों बिहू है वो मध्य प्रदेश का नहीं है। बिहू लोक नृत्य है वो अपने नॉर्थ ईस्ट में जो असम है वहां का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं उसमें कर्मा आ जाता है, चटकोरा आ जाता है और राई आ जाती है। ये 3 नृत्य हैं वो मध्य प्रदेश का है, कर्मा, चटकोरा, राई, तथा बिहू है वो अपने असम का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए जो अपनी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसका गठन पहले तो बताओ कहाँ किया गया था? इसका गठन है वो अपने ढाका में किया गया था। ढाका है वर्तमान बांग्लादेश का कैपिटल है, यहीं पर इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना है 1906 में की गई थी। 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो दोस्तों भारत में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका मानना था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हिंदुओं के पक्षपात की एक संस्था है, अर्थात हिंदुओं का सपोर्ट करने वाली ये एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसलिए कुछ जो उल्लेखनीय जो प्रचारक जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने क्या सोचा कि मुसलमानों के लिए भी एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम लीग का गठन और उद्देश्य वो दोनों ही ब्रिटिश समर्थक नीतियों का परिणाम था, अर्थात ब्रिटेन के समर्थन से ही यह मुस्लिम लीग है उसका गठन किया गया। क्या था कि सितंबर 1906 में एक सम्मेलन हुआ था लखनऊ में। कब हुआ था? सितंबर 1906 में लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में जो मुस्लिम लीग का विचार है वो बाहर निकल कर आया था। दोस्तों बाद में 1 अक्टूबर 1906 में शिमला मंत्रिमंडल प्रतिनिधित्व मंडल का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 35 भारतीय शामिल थे। इस शिमला प्रतिनिधित्व मंडल में जो उस समय के गवर्नर जनरल थे अपने लॉर्ड मिंटो, उनको यहाँ पर बुलाया गया था और इस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व है वो अपने आगा खान तृतीय ने किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो ने कहा कि एक भारतीय मुसलमानों के लिए एक विशेष राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए, अर्थात जो मुस्लिम लीग है उसकी पार्टी को खोलने के लिए लॉर्ड मिंटो ने जो मुस्लिम लोग थे उनको प्रोत्साहन किया, उनकी पार्टी खोलने के लिए विचार दिया। इस तरह 30 सितंबर 1906 को आगा खान तृतीय और विकार उल मुल्क ने इस पार्टी का निर्माण किया ढाका में। ठीक है, तो बताइए इस पार्टी के निर्माता कौन थे? 2 जने थे इसके निर्माता, एक तो आगा खान तृतीय और विकार उल मुल्क। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना? 30 दिसंबर 1906 में अपने ढाका में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना है वो भारतीय मुसलमान थे उनके कल्याण को आधार रखकर की गई थी, उनके कल्याण की बात कही गई थी, अर्थात मुस्लिम लीग है वो भारत में रहने वाले मुसलमान हैं उनके कल्याण के ऊपर कार्य करेगा। इस कारण इसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन है और उद्देश्य है वो दोनों ही भारतीय अलगाववादी और सांप्रदायिक इतिहास में एक नए चरण को चिन्हित करते हैं, अर्थात मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद भारत में सांप्रदायिकता का इतिहास है वो अलग रूप से आप देख सकते हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान।
दोस्तों मुस्लिम लीग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही उसके एक प्रतिद्वंदी राजनीति के प्रतिद्वंदी जो राजनीतिक पार्टी थी, संगठन था, उसके रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा सपोर्टेड था। दोस्तों इसकी स्थापना है वो भारत में मुसलमानों की जो हित होते थे, उनके क्या कुछ हित हैं, उनकी वकालत करने का काम किया था। दोस्तों मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे वो आगा खान तृतीय थे। ठीक है, आगा खान तृतीय है वो, उनको सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? सुल्तान मोहम्मद शाह अर्थात आगा खान तृतीय को बनाया गया था। और जब मुस्लिम लीग का उद्घाटन किया गया था ढाका में, उस समय आगा खान वहां पर उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनको अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों पूछ लिया जाता है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य थे? तो इसका आंसर नो होगा, नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। ठीक है, कब किया था? 1913 में, और इसकी स्थापना 1906 में हो चुकी थी। आगे मुस्लिम लीग के उद्देश्य की बात करें तो ये छात्रों को ब्रिटिश राज में काम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना था। साथ ही इसका जो मुख्य उद्देश्य था, कहने का मतलब ये है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ब्रिटिश शासन चल रहा था, उसमें इसमें क्या था कि जो मुस्लिम छात्र थे उनको काम करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना था। लेकिन जल्दी ही यह एक राजनीतिक पार्टी का केंद्र बन गई थी। दोस्तों इसके महत्वपूर्ण लक्ष्यों की बात करें तो इसका था कि जो जिस समय मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा था, अर्थात मुस्लिम लोगों का ये समझना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने साथ भेदभाव कर रही है, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उसी को रोकने के लिए इस पार्टी की स्थापना की गई थी। अर्थात भारत में जो मुस्लिम लोग हैं उनकी अन्य प्रथाएं के समय जो उनके ऊपर घृणा थी, उसको समाप्त करने की बात कही गई। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार को मुस्लिम समुदाय के मुद्दों और उनकी जो भी आवश्यकताएं थी उनको बताना था। साथ ही जो मुस्लिम समुदाय की जरूरतें क्या क्या है आदि से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना इसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था। भारत में जो मुसलमान थे वो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी निष्ठा और समर्थन दिखाना चाहते थे। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों के अधिकारों की गारंटी के लिए स्थापित किया गया था। अर्थात इसका कहना था कि मुसलमान के जो भी अधिकार है उनकी गारंटी देगी। दोस्तों इसने स्कूली शिक्षा को बढ़ावा दिया तथा सरकार में जो रोजगार के जो समान अवसर है उनको प्रदान करने की बात की। अर्थात मुस्लिम लीग का कहना था कि जो ब्रिटिश राज में जो छात्रों को नौकरी दी जाती है, रोजगार दिया जाता है, उसमें मुसलमानों के भी साथ समान अवसर प्रदान किए जाए, मुस्लिम लोगों को भी समान रूप से ये अधिकार दिए जाए। मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत को मुस्लिम और हिंदू राज्यों में विभाजित करने का अभियान भी चलाया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की अंतिम रूप से मांग थी कि भारत का बंटवारा करके भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। यह अपन ने बात की मुस्लिम लीग के बारे में। अगला क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर पहला अंग्रेजी कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हुगली नदी है उसके तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो यह पहला कारखाना है वो 1651 में स्थापित किया गया था हुगली नदी के तट पर। दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था कि 1923 तक सूरत, ब्रोंज, अहमदाबाद, आगरा और मुसलीपट्टनम थे, वहां पर बहुत सारे अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। इसके अलावा उन्होंने 1925 में सूरत में अपना कारखाना खोला था और साथ ही पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना वो ओडिशा में 1633 में खोला था। 1623 में सूरत, ब्रोंज, अहमदाबाद, आगरा और मुसलीपट्टनम तक बहुत सारे कारखाने खोल लिए थे। इसमें सूरत में 1925 में और उड़ीसा में 1923 में, अर्थात पूर्वी भारत में उन्होंने 1633 में खोला था। दोस्तों 1651 में जो पहली फैक्ट्री थी ब्रिटिश सरकार की, उन्होंने हुगली नदी के तट पर स्थापित किए थे। इसके साथ ही जो ब्रिटिश कंपनी के जो क्षेत्र थे, कारखाने थे, वो पटना, बालोसरा, ढक्का, बंगाल और बिहार के आदि क्षेत्रों पर फैल गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
विटामिन सी क्या है? तो बताइए, विटामिन सी एक एंटीवायरस है या एक एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीजन है या एंटीबायोटिक है? दोस्तों विटामिन सी है वो एक प्रकार का एंटीजन होता है। दोस्तों विटामिन सी के बारे में बात करें तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इसके रासायनिक नाम की बात करें तो इसको एस्कार्बुक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है? एस्कार्बुक एसिड। दोस्तों यह जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, किसमें? जल में घुलनशील विटामिन है होता है, जो कि अपनी हड्डियों और त्वचा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये किसी घाव को बनने में महत्वपूर्ण होता है और यह मुख्य रूप से अपन को जो सब्जियां होती हैं, खट्टे फल होते हैं, उनमें मुख्य रूप से विटामिन सी प्राप्त होता है। को खाने से अपन को विटामिन सी मिल जाता है। दोस्तों बात करें कि विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इनके बिना हमारा शरीर है वो उचित रूप से कामकाज नहीं कर पाता। दोस्तों विटामिन होते हैं वो शरीर के द्वारा खुद नहीं बनाए जाते हैं, उनको अपन भोजन के माध्यम से ग्रहण करते हैं, या फिर अपना शरीर कुछ मात्रा में विटामिन बनाता भी है तो वो बहुत ही कम मात्रा में बनाता है। जैसे आंत के जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए कुछ कुछ विटामिन का उत्पादन करते हैं। दोस्तों जो जीव जंतु होते हैं, मानव होता है, उनमें अलग अलग प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। अलग अलग तरीके से जो विटामिन होते हैं वो उनकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है वो विटामिन सी का निर्माण नहीं कर सकता, अर्थात मनुष्य है वो विटामिन सी नहीं बना सकता, वो इसे भोजन के माध्यम से ग्रहण करता है। वहीं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका शरीर खुद विटामिन सी बना लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए डॉग होता है, कुत्ता होता है, वो अपने शरीर में विटामिन सी का निर्माण स्वयं ही कर लेता है। दोस्तों विटामिन मुख्य रूप से दो कैटेगरी में शामिल होते हैं। कुछ विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं तो कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। बात करें वसा में घुलनशील विटामिनों के बारे में, तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो तेल और वसा में घुल जाते हैं लेकिन पानी में नहीं घुल पाते। ये प्रमुख विटामिन है ADE के। उनसे ADE के विटामिन है वो वसा में घुलनशील होते हैं। ये यकृत, वसा आदि जो उत्तक होते हैं उनमें मुख्य रूप से जमा होते हैं। दोस्तों कई वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, वो केवल प्रोटीन के अनुरक्षण की तरह शरीर में यात्रा करते हैं और जो वाहक के रूप में भी कार्य करते हैं। अब बात करते हैं जल में घुलनशील विटामिन के बारे में। दोस्तों अपने विटामिन जो बी है उसके समूह के जो भी विटामिन है, जैसे B1, B12 आदि जो विटामिन होते हैं वो, साथ ही जो अपना विटामिन सी होता है वो पानी में घुलनशील होता है। दो विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी, ये पानी में घुलनशील होते हैं, जबकि ADE के विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से विटामिन है वो जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन है वो BC है और जबकि वसा में घुलनशील है वो ADE के है। दोस्तों अपना शरीर है वो आहार के माध्यम से इन विटामिनों को ग्रहण करता है, लेकिन जो पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो शरीर में जाकर पानी में घुल जाते हैं और यूरिन के माध्यम से आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, इनको अपना शरीर है वो संग्रहित नहीं कर पाता। जैसे कि विटामिन B12 है उसको तो शरीर संग्रहित कर लेता है, लेकिन अन्य जो विटामिन जैसे C हो गया, विटामिन B हो गया, B1 हो गया आदि है वो अपना शरीर ऑब्जर्व नहीं करवाता, यूरिन के माध्यम से वो उत्सर्जित हो जाते हैं। अपनी किडनी होती है वो लगातार पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं उनको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। ठीक है, और जो अतिरिक्त विटामिन होता है उनको यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये अपन ने विटामिन के बारे में चर्चा कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है और अपना अंतिम क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि। तो बताइए अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब की गई थी?
दोस्तों स्पोर्ट्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की थी। कब की थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये आप अपने यहाँ पर आंसर की देख सकते हैं। और तो इस वीडियो में इतना ही। कल नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।